सविन्या ने जब गेट के बाहर आकर उन दोनों लड़कियों पर नज़र डाली तो वे हैरान रह गई। सविन्या अनाया उससे पहले कुछ पूछती, उससे पहले ही अनाया उससे बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ है? सविन्या जानती थी अनाया को ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सविन्या, भाई तो अपने कमरे में है, लेकिन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुँचे। अमित को जरूर किसी और ने किडनैप किया है। अनाया गुस्से से, मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई कितना दूध का धुला है, एक नंबर का गुंडा है, उसके बारे में सब जानती हूँ मैं। सविन्या, हम अंदर आकर बात करें, तुम्हारी जो भी गलतफहमी हो उसके लिए मैं भाई से मिलना पड़ेगा, तो प्लीज़ अंदर आओ। यह कहकर सविन्या अनाया और अपूर्वा को घर के अंदर ले आती हूँ और सोफे पर बैठने को कहती हूँ। अनाया, हम यहाँ बैठने या खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं मिस मलिक, आप अपने भाई का कमरा बता दो। सविन्या फर्स्ट फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए, वो कमरा है भाई का, लेकिन वो इस वक्त बिजी है, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अनाया गुस्से से, मेरे बस की बात नहीं है इंतज़ार करना। यह कहकर अनाया सीढ़ियों से चढ़ते हुए अरमान के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके गुस्से को देखकर सविन्या और अपूर्वा उसके पीछे भागी। अरमान अपने सारे आदमियों के साथ बैठकर दिल्ली के काम को लेकर बात कर रहा था। तभी अरमान के सारे आदमी एक जोरदार आवाज़ हुई गेट खुलने की। अरमान के कमरे में बिना परमिशन आने की इजाज़त किसी को नहीं थी, खासकर जब वो अपने आदमियों के साथ हों, तब तो बिल्कुल भी नहीं। सविन्या भी ऐसे वक्त में अरमान से दूर ही रहती थी। अरमान और उसके सारे आदमी इस आवाज़ से चौंक गए। राजू और शंकर सोफे से खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे और अरमान ने दरवाजे की तरफ नज़र डाली थी। उस दरवाजे पर अनाया को अंदर आते देख अरमान हैरान होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। अनाया अरमान की तरफ बढ़ी और गुस्से से बोली, आप एक गुंडे हो, इस बात को आज आपने साबित कर दिया। इतना गुस्सा था मेरी बातों से तो आपको तो मुझ पर निकालते अपना गुस्सा। इस तरह मेरे भाई को किडनैप करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? अगर आपने मेरे भाई को सही सलामत हमें अभी नहीं लौटाया तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। यह कहते हुए अनाया अरमान के करीब आई और उससे पहले कुछ करती अपूर्वा ने उसके दोनों हाथ पकड़ पीछे खींच लिया। अपूर्वा अरमान की तरफ देखते हुए, मिस्टर मलिक, आपने ये क्या कर दिया? आप तो पसंद करते थे ना अनाया को, तो आपने उसके भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन आप उसका बदला इस तरह लेंगे इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। आप उस रात के लिए मैं और अनाया आपसे सॉरी बोलते हैं। प्लीज़ आप हमारे भाई को हमें वापस दीजिए। अरमान अनाया और अपूर्वा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अनाया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं, जिसमें अरमान के लिए बेहद नफरत थी। अरमान अनाया के पास आकर बोला, देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन मेरा विश्वास करो मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप नहीं किया है, और मैं क्यों करूँगा? हाँ, मुझे उस रात की बात का बुरा लगा था और मैं तुमसे नाराज़ भी था, लेकिन यकीन करो उसके बाद मैंने कभी तुम्हें देखने या तुमसे मिलने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि तुम्हें यह सब पसंद नहीं था। मैं तुम्हें कभी हर्ट करने की सोच नहीं सकता, और पिछले 15 दिनों में मैं मुंबई में था ही नहीं। तुम्हारे भाई के साथ यह सब कैसे करूँगा? अनाया ने जब अरमान की बात सुनी तो वह रोते हुए अरमान की तरफ देखते हुए बोलने लगी, अगर यह सब तो आपने नहीं किया तो किसने किया? अरमान उसके और करीब आता हुआ बोला, देखो मुझे नहीं पता यह सब किसने किया, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने सही सलामत होगा। अनाया, प्लीज़ मेरा भाई मुझे सही सलामत लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अनाया कहकर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। अरमान से अनाया का इस तरह रोना देखा नहीं गया। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले लगा लिया। अनाया ने भी अरमान को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। अरमान ने अनाया का सर अपने हाथ में रखकर उससे प्यार से सहलाया। इस तरह दोनों काफ़ी देर तक खड़े रहे। अरमान ने जब अनाया से नज़र हटाई तो उसने देखा उसके कमरे में सभी मौजूद लोग उसे और अनाया को ही देख रहे हैं। अरमान ना चाहते हुए भी अनाया को खुद से अलग किया और पास वाले सोफे पर बैठकर खुद उसके कदमों में बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बस मुझ पर विश्वास करो। जितना बुरा तुम मुझे समझते हो मैं इतना नहीं हूँ। अनाया, आप मेरे अमित को वापस तो ले आएंगे ना? अरमान, वादा करता हूँ कुछ देर इंतजार और तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा,
वो भी सही सलामत। यह कहकर अरमान वहाँ से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे उसके सारे आदमी आ गए। अरमान अपने सारे आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ गया। शंकर गाड़ी चलाते हुए बोला, भाई कहाँ जाना है? अरमान, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अनाया को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। शंकर ने गाड़ी मरीन ड्राइव पर रोक ली और अरमान उसमें से उतरकर एक पत्थर पर जाकर बैठा। उसके बाकी आदमी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। अरमान अपना फ़ोन निकाला और शिवन्या को कॉल किया। अरमान, गुड़िया अब उसकी तबीयत कैसी है? शिवन्या अनाया और अपूर्वा के साथ अरमान के कमरे में ही थी। शिवन्या बालकनी में आकर, भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं है, अनाया की हालत ख़राब होती जा रही है, बस वो रोई जा रही है। भाई अब जल्दी अमित को ले आइए कहीं से भी ढूंढ कर, मुझे पता है आप ही हैं जो यह कर सकते हैं। अरमान, हाँ मैं कुछ करता हूँ, तू उसका ध्यान रख। यह कहकर अरमान ने फ़ोन काट दिया और एक सिगरेट जलाकर एक कस भरने लगा। अरमान राजू इस इलाके में जो भी किडनैप का काम कर सकते हैं उन सब का पता, उन सब को उठाओ और अपने अड्डे पर लाओ। राजू, जी भाई, और शेरू जा रहा जी भाई, मैं और शेरू जा रहे हैं और रास्ते में अपने लोगों को भी पता करें। राजू और शेरू वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। अरमान शंकर से, और तुम अपने आदमियों का पता करो, उन लोगों ने इस इलाके में किडनैपिंग कभी कोई खबर सुनी हो आजकल में, जो कि किसी 12 या 13 साल के बच्चे की हो। शंकर, जी भाई बोलता हुआ मोहन को अपने साथ ले गए। अरमान वहाँ से उठकर अपनी गाड़ी में आ गया। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और बाकी आदमियों के साथ अपने अड्डे पर पहुँच गया। वो बहुत पुरानी बड़ी बिल्डिंग थी। थोड़ी ही देर में शंकर, राजू और शेरू और मोहन गाड़ी में से उन लोगों के अलावा 4 आदमी को और लेकर आए। अरमान टेबल पर बैठा और उनके सामने 4 आदमी जो शक के घेरे में थे। जो आदमी उनके घुटनों पर बैठ गए। चारों काफ़ी डरे हुए थे। अरमान जो टेबल पर बैठा हुआ था अब उठ गया। अरमान, तुम चारों से बस इतना जानना है, तुम में से किसी ने 12 या 13 साल के लड़के को उठाया है? ऐसा अरमान के पैरों पर गिरकर बोले, हमें किसी बच्चे का कोई किडनैप नहीं किया, आप हमारा यकीन मानिए। अरमान की नज़र उनमें से एक आदमी पर गई जो ज़रूरत से ज़्यादा डरा और घबरा हुआ लग रहा था। अरमान, अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो। अगर मुझे कहीं और से पता चला कि इस काम में तुम्हारा हाथ है तो ज़िंदगी बर्बाद कर लूँगा तुम सबकी। सभी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे। उनका कहना था, हमने कुछ नहीं किया और हमारा इस काम से कोई हाथ नहीं है। अरमान उन सब को जानने के लिए बोला और वापस टेबल पर बैठ गया। जैसे ही सारे आदमी उठकर खड़े हुए, अरमान ने अपनी गन निकाली और एक आदमी के पैर पर गोली मार दी। आदमी दर्द से तड़पने लगा और उसके बाएं हाथ पर उसके बाकी आदमी को अरमान को डर के साथ देखने लगे। अरमान ने सिगरेट सुलगाई और उनके पास आता हुआ बोला, पहले बोला था अगर कुछ पता है तो बता दो, लेकिन तुम नहीं माने। अरमान ने अपनी गन उस आदमी के सर पर तान दी और जिसे उस पर शक था। अरमान, अब कुछ बताएगा या गन की सारी गोलियां तेरी भेजी में उतार दूं? वो आदमी डरता हुआ अरमान के पैरों को पकड़कर बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। अरमान गुस्से में आकर उसे घसीटता हुआ बिल्डिंग के किनारे पर ले गया और बोला, कुछ सेकंड लगेंगे मुझे तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में, फैसला तेरा है, तू जीना चाहता है या मरना। मेरे पास वक्त नहीं है, जो पूछता हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे जा। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान से सहारा लेते हुए एक चेयर पर बैठकर बोला, अब बता, जानता क्या है तू? उस आदमी ने बताना शुरू किया, एक आदमी है जिसके लिए मैं काम करता था, उसका यही काम है, किडनैपिंग, चोरी। कल मैंने उससे बात करते हुए सुना, किसी बच्चे की किडनैप करने की बात कर रहे थे, लेकिन किसकी यह मुझे पता नहीं चला। बस इतना बताया कि उस लड़के की फैमिली में सिर्फ उसकी बहन है जो उसे फिरौती में मोटी रकम दे सकती है, और वह लड़का अपनी बहन की जान वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो पैसा क्या चीज़ है? अरमान जो सब कुछ ध्यान से सुन रहा था वह बोला, तू हमें उस आदमी के अड्डे तक लेकर जाएगा। उस आदमी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। अरमान उस आदमी को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिया। अरमान के पीछे पीछे उसके सारे आदमी अपनी अपनी गाड़ियों में चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी के इशारे पर अरमान ने गाड़ी रोक दी। उस खाली पड़े गोदाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गोदाम में
इस गोदाम में आपको अब्दुल मिल सकता है, वो लड़का भी। अब्दुल सारे किडनैप किए हुए बच्चों को यहीं रखता है। अरमान गाड़ी से उतरकर बाकी सारे आदमियों को भी उसके पीछे आने का इशारा करता है। अरमान धीरे धीरे गोदाम के पास बढ़ता है और अंदर घूमता है। अरमान और उसके आदमी बस गोडाउन के अंदर घुसे। उसने देखा वहाँ टोटल 4 लोग और उनमें से एक के पास गन भी थी। यह देखकर अरमान ने अपने आदमी को आवाज़ में बोला, मुझे लगता है अमित यहीं है, लेकिन हमें जो भी करना है आराम से करना पड़ेगा। मैं जाकर आदमी को अपनी बातों में लगाता हूँ, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि हम किस इरादे से आए हैं तो ये उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम सब अमित को ढूंढो। अरमान की आंखों के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने गोदाम में किसी अनजान आदमी को देखकर वह लोग घबरा जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तू कौन है बे और घने कैसे आया? अरमान, बच्चा कहाँ है जिसे तुमने आज किडनैप किया है? अब्दुल, तू कैसे जानता है उस बच्चे के बारे में? अरमान, जितना पूछा उसका जवाब दे। वो लड़का कहाँ है? उस लड़के को मुझे सही सलामत वापस लौटा दे, तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। अब्दुल का एक आदमी अब्दुल के पास आया और उसके कानों में कुछ बोला। अब्दुल हैरानी से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम हो अरमान मलिक, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। तू तो किसी सिंगल एंगल से गैंगस्टर नहीं लगता। तू बच्चा है, अभी जाकर घूम फिर खा पी और मजे कर। और वैसे भी इस लड़के को क्या लगता है? अरमान का गुस्सा अब साथ में आसमान पर था। वो गुस्से से अब्दुल की तरफ बढ़ा। अब्दुल के सारे आदमियों ने उसे घेर लिया। यहीं पर इस कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।